नमस्कार। आज हम ग्रेगर मेंडल के उन जबरदस्त एक्सपेरिमेंट्स की कहानी में उतरेंगे जिन्होंने इस रहस्य से पर्दा उठाया कि ट्रेड्स आखिर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते कैसे हैं। तो तैयार हो जाइए विज्ञान की सबसे बड़ी जासूसी कहानियों में से एक को सुलझाने के लिए। मेंडल से पहले ये हेरिडिटी की सबसे बड़ी पहेली थी। लोगों को लगता था कि माता पिता के गुण बच्चों में बस ऐसे ही मिल जाते हैं, जैसे दो रंग मिलकर एक नया रंग बना लेते हैं। लेकिन ये पूरी कहानी नहीं थी और ये पहेली सुलझने का इंतजार कर रही थी। कमाल की बात यह है कि मेंडल कोई जाने माने साइंटिस्ट नहीं थे, लेकिन उनके मेथोडिकल अप्रोच और जबरदस्त क्यूरियोसिटी ने उन्हें इतिहास के सबसे बड़े बायोलॉजिकल रहस्यों में से एक को सुलझाने के रास्ते पर डाल दिया। और उनका हथियार कोई फैंसी लैब नहीं, बल्कि मटर का पौधा। तो सवाल यह है कि मेंडल ने ये किया कैसे। उनकी ब्रिलियंस उनके सिंपल लेकिन एकदम सटीक एक्सपेरिमेंटल डिजाइन में छिपी थी। चलिए देखते हैं कि उन्होंने शुरुआत कैसे की। मेंडल का मटर का पौधा चुनना कोई तुक्का नहीं था। ये एक बहुत सोचा समझा फैसला था। ये पौधे जल्दी उगते थे, उनके ट्रेट्स बिल्कुल साफ साफ दिखते थे, जैसे कि या तो पौधा लंबा होगा या बौना, बीज या तो गोल होगा या झुर्रीदार। और सबसे जरूरी बात, मेंडल प्योर ब्रीडिंग पौधों से शुरुआत कर सकते थे। इसका मतलब ये था कि ये पौधे जब खुद से पॉलिनेट होते थे तो पीढ़ियों तक हमेशा एक जैसा ही ट्रेट दिखाते थे, यानी वे जेनेटिक रूप से एकदम प्योर थे। और यहीं से मेंडल के एक्सपेरिमेंट का असली मैजिक शुरू होता है, जब उन्होंने दो बिल्कुल अलग अलग ट्रेट्स वाले प्योर पौधों को आपस में क्रॉस कराया तो जो नतीजा निकला वो हैरान करने वाला था। तो मेंडल ने एक प्योर ब्रीड लंबे पौधे को एक प्योर ब्रीड बौने पौधे के साथ क्रॉस कराया। इनको हम कहते हैं पी जेनरेशन, मतलब पेरेंटल जेनरेशन। उस जमाने की ब्लेंडिंग वाली सोच के हिसाब से तो शायद मीडियम हाइट के पौधे आने चाहिए थे, है ना? लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। F1 जेनरेशन में, F मतलब फिलियल यानी पहली पीढ़ी, हर एक पौधा, एवरी सिंगल प्लांट लंबा था। बौनेपन का ट्रेट तो जैसे हवा में गायब हो गया था। ऐसा लगा मानो वो कभी था ही नहीं। ये उस वक्त की हर समझ के खिलाफ था। अब ये मेंडल के लिए एक टर्निंग पॉइंट था। अगर ट्रेट्स बस मिक्स होते तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता था। तो सवाल ये था, आखिर वो बौनेपन वाला ट्रेट गया कहाँ? क्या वो खत्म हो गया या कहीं छिप गया था? लेकिन मेंडल यहीं नहीं रुके। उन्होंने F1 जनरेशन के उन लंबे पौधों को आपस में ही सेल्फ पॉलिनेट होने दिया। और यहीं पर उन्हें वो क्रूशल क्लू मिला जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। इस प्रक्रिया से एक दूसरी पीढ़ी पैदा हुई, F2 जनरेशन। और जब मेंडल ने इन F2 पौधों को देखा तो एक कमाल की चीज हुई। वो जो बौनापन गायब हो गया था वो वापस आ गया था। लेकिन ये ट्रेट्स बस ऐसे ही वापस नहीं आए, वो एक बहुत ही प्रिसाइज प्रिडिक्टेबल मैथमेटिकल रेशियो में लौटे। हर 3 लंबे पौधों के लिए एक बौना पौधा था, बार बार हर बार। मेंडल ने हजारों पौधों को गिना। उनके असल आंकड़े थे 787 लंबे पौधे और 277 बौने। ये लगभग बिल्कुल 3:1 का रेशियो है। ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता था, ये एक पैटर्न था, हेरिडिटी का एक नियम जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रहा था। इसे 3:1 रेशियो को देखकर मेंडल ने हेरिडिटी के 3 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स का अंदाजा लगाया। ये आइडियाज आज भी जेनेटिक्स की बुनियाद हैं। तो यहाँ से 3 बड़ी बातें सामने आईं। पहली, हर ट्रेट को 2 फैक्टर्स कंट्रोल करते हैं। दूसरी, एक फैक्टर दूसरे पर डोमिनेंट हो सकता है, मतलब उसके असर को छिपा सकता है, उसे दबा सकता है। और तीसरी, और ये बहुत जरूरी है, कि जब रिप्रोडक्टिव सेल्स बनते हैं तो ये 2 फैक्टर्स अलग अलग हो जाते हैं ताकि हर सेल को दोनों में से सिर्फ एक ही फैक्टर मिले। आज हम मेंडल के फैक्टर्स को एलील्स कहते हैं। जो ट्रेट हमें बाहर से दिखता है, जैसे लंबा या बौना, वो है फीनोटाइप। और जो उसका जेनेटिक मेकअप है, यानी अलील्स का कॉम्बिनेशन, वो है जीनोटाइप। तो एक पौधा बाहर से लंबा दिख सकता है, फीनोटाइप, लेकिन अंदर से उसका जीनोटाइप डी भी हो सकता है और डी भी। और ये पनेट स्क्वायर दिखाता है कि ये सब काम कैसे करता है। देखिए, F1 पौधे का जीनोटाइप था डी। जब ये सेल्फ पॉलिनेट हुए तो उनके गैमीट्स में या तो डी जा सकता था या डी। अब ये स्क्वायर हमें दिखाता है कि जब ये गैमीट्स रैंडमली कंबाइन होते हैं तो हमें एक डी, 2 डी और एक डी जीनोटाइप मिलता है। अब क्योंकि डी डोमिनेंट है तो डी और डी दोनों ही लंबे दिखेंगे। तो हो गए ना 3 लंबे और एक बौना पौधा। ये रहा वही 3:1 का रेशियो। लेकिन मेंडल के सामने एक आखिरी पहेली थी।
F2 जनरेशन के जो लंबे पौधे थे वो बाहर से तो एक जैसे दिखते थे, पर मेंडल की थ्योरी के हिसाब से उनकी जीनोटाइप्स अलग-अलग थे। कुछ डीडी थे और कुछ डीडी। अब वो इसे साबित कैसे करते? ये एक बहुत बड़ी चुनौती थी, है ना? आप किसी ऐसी चीज को कैसे साबित कर सकते हैं जिसे आप देख ही नहीं सकते? मेंडल ने इसका भी एक बहुत ही सरल लेकिन शानदार सॉल्यूशन निकाला, द टेस्ट क्रॉस। इसका लॉजिक बहुत सीधा था। आप उस लंबे पौधे को, जिसका जीनोटाइप नहीं पता, एक बौने पौधे के साथ क्रॉस करा दो। अब क्योंकि बौना पौधा रिसेसिव है, तो हमें पक्का पता है कि उसका जीनोटाइप स्मॉल डी ही होगा। ये बौना पौधा अपने बच्चों को सिर्फ एक ही तरह का अलील दे सकता है, स्मॉल डी। अब देखिए क्या होता है। अगर लंबा पौधा डीडी है तो उसके सारे बच्चे डीडी होंगे, मतलब सारे के सारे लंबे। लेकिन अगर लंबा पौधा डीडी है तो उसके आधे बच्चे लंबे डीडी होंगे और आधे बौने स्मॉल डीडी होंगे। तो जैसे ही एक भी बौना पौधा पैदा हुआ, ये बात पक्के तौर पर साबित हो गई कि उस लंबे पेरेंट पौधे के पास एक छिपा हुआ रिसेसिव डी एलील था। ये एक अनदेखी जेनेटिक दुनिया का आखिरी पक्का सबूत था। आखिर में मेंडल का पूरा काम इस एक पावरफुल आइडिया पर आकर टिकता है। हेरिडिटी कोई रैंडम चीज नहीं है, ये प्रोबेबिलिटी के नियमों पर चलती है। एक मठ के बगीचे में सिर्फ मटर के पौधों पर काम करके ग्रेगर मेंडल ने इनहेरिटेंस के वो यूनिवर्सल नियम खोज निकाले थे जिन्होंने बायोलॉजी को हमेशा के लिए बदल दिया। लेकिन सवाल ये है कि क्या कुदरत में नियम हमेशा इतने सीधे और सरल होते हैं?